चलिए आज से मैं आपको क्लास 10th के मैथ के नोट्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊं। भाई क्लास 10th की मैथ है, इसके नोट्स हम कैसे बनाते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इसके नोट्स कैसे बनाना है इसके बारे में वीडियो में बनाऊंगा। और A to Z इसके हर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम्पल विथ कॉन्सेप्ट, चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ मैं पूरी इसके नोट्स बनाऊंगा। इसे आप देख सकते हैं डे बाय डे करके, धीरे धीरे करके मेरे पूरी बुक का नोट्स बनाऊंगा। इसको आप अगर आपके यूज़फुल हो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे आप बढ़ते हैं। चलिए आज मैं आपको NCERT का सलूशन बता रहा हूँ। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। इसमें हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, एक यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम था, जो कि अब चैप्टर सिलेबस से हट चुका है तो इसको पढ़ना नहीं है। दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अभी जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम की डेफिनीशन लिखिए। तो क्या होती है डेफिनीशन? देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आया क्या? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे देखिए तो, इंग्लिश में एवरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो भी बताता हूँ मैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? देखिए, आपको दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, ऐसा यूनिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक में अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 100 तक में कितनी कंपोजिट नंबर होती हैं, कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर 1 से लेकर के 100 तक में, चलिए देखिए यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। तो 1 से 100 तक में ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 74 कंपोजिट नंबर होती हैं, C यानी कंपोजिट भाज्य संख्याएं, और 25 होती हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। और जो एक है अपना, तो न कंपोजिट है न प्राइम है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं बताइए? अभाज्य संख्याएं होती हैं सिर्फ 25 यानी प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और कंपोजिट नंबर कितनी होती हैं? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं ये होती हैं 74। 1 से 100 तक की बात हो रही है। तो ये प्रश्न बोल रहा है कोई भी दुनिया के कोई भी आप कंपोजिट नंबर लीजिए, उसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप, मान लीजिए मैं एक 36 एक नंबर लिया, ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक, इसको हम प्राइम कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? हमारी जो है ये अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इसको आप फैक्टराइज करिए। 36 को हम फैक्टराइज करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, 36 को हमें फैक्टराइज करना है तो कितना आएगा? पहले हम 36 को फैक्टराइज करना आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो 1 और ये 8, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटिए 3, फिर 3 और ये 1। तो इस 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 इंटू 3। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो अब ये जो 36 नंबर था, तो इसको मैं, इसकी प्राइम नंबर क्या हो रही है? अभाज्य संख्या है 2 और 3। 2 को 2 बार लिखा, 3 को 3 बार लिखा। तो दुनिया की कोई भी प्राइम नंबर यानी कंपोजिट यानी भाज्य संख्या लीजिए, सबको हम अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य है प्राइम है, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यही कहने का डेफिनीशन है एवरी कंपोजिट यानी प्रत्येक भाज्य संख्याएं को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर यानी अभाज्य गुणनखंड के
गुणनफल के रूप में। ये देखिए 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो 36 को मैं 2 और 3 है इसके अभाज्य गुणनखंड, तो ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये पहली एक्सरसाइज को हल करने में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैंने एक 36 के लिए उदाहरण बताया, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो चलिए अब आपको आशा करता हूँ कि अब ये जो मैं आपको प्रमेय बताया हूँ, कौन सी, ध्यान से देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जिस प्रकार मैंने 36 यानी भाज्य संख्या को 2 और 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय यूनिक होता है और किसी में ऐसा नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई भी एक भाज्य संख्या ले रहे हैं तो उसका ये गुणनखंड यूनिक है। तो ये आपको समझ में आया। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपसे मैं आपके जो हम नोट्स, ऐसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये मैं आप नोट्स बनाने के लिए बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाने। इसी तरह आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। अब आपके बुक से ही मैंने एक क्वेश्चन निकाला हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। आपके 10th क्लास के बुक में ये दिया है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में आएगा कार्ल फ्रेडरिक गास को, आर्किमिडीज को, न्यूटन को या तीनों को। तो इसका आंसर है कार्ल फ्रेडरिक गास। ये 1717 से लेके 1855 में इनका टाइम पीरियड है। तो याद रखिएगा, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा गया है, कार्ल फ्रेडरिक गास को। ये क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी के साथ चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करता हूँ। मैं पूरी मैथ आपको यहाँ सॉल्व कराऊँगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल भी, एक्सरसाइज भी, ऑब्जेक्टिव भी हो सकेगा तो मैं NCERT एग्जाम्पलर भी सॉल्व कराऊँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी n के लिए, अब यहाँ से पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्या है इसको आप समझिए। पहले प्रश्न को देखिए, यहाँ से संख्याओं यानी 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि जहाँ n एक प्रकृत संख्या है, यानी n की जगह कोई भी हम नेचुरल संख्या लिख सकते हैं। तो जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये प्रश्न को आप 1-2 बार समझिए और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ से 4 की पावर n लिखा है, तो n की जगह पे यहाँ n बराबर कोई भी हम प्रकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी नंबर n की जगह पे लिखेंगे तो सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी, तो क्या हम जो नंबर आएगी तो यूनिट डिजिट 0 से होगा समाप्त। जैसे 4 की पावर 1 लिखता हूँ तो 4 आया, क्या यूनिट डिजिट 0 आया, नहीं आया। 4 की पावर में 2 लिखता हूँ तो कितना आया है, 16 आया, क्या यूनिट डिजिट 0 आया, नहीं आया। 4 की पावर हम 3 लिखते हैं तो ये 64 आया, क्या यूनिट डिजिट 0 आया, नहीं आया। अब ऐसे ही 4 के पावर हम 4 लिख दें तो यह आ जाएगा 256, क्या यूनिट डिजिट 0 आया, नहीं आया। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसके हम n की जगह पे लिखेंगे तो यूनिट डिजिट 0 हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। ये नंबर तभी होगा जब, इसका ध्यान से देखिएगा, तभी होगा जब किसी का फैक्टर 2 और 5 होगा। जब कोई भी नंबर अगर 2 का फैक्टर 5 होगा, इसके अंदर 2 और 5 हो, तब यहाँ n की जगह आप दुनिया की कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, यूनिट डिजिट 0 होगा। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 और 10 की पावर n। तो देखिए अब यहाँ n की जगह हम 1 रखते हैं तो 10 की पावर 1 कितना आया, 10 आ गया, यूनिट डिजिट 0 आया। अब 10 की पावर हम 2 रख देते हैं तो ये भी 100 आया, यूनिट डिजिट तो 0 आया है, टेंस डिजिट भी 0 आया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम और कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो हमारा प्रश्न है तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 और 2 से विभाजित होनी चाहिए।
मतलब अगर यहाँ पे 4 लिखी है तो 4 को 2 और 5 दोनों विभाजित करें तो ये 4 को केवल 2 विभाजित कर रहा है, 5 नहीं कर रहा है। मान लो हम 10 लिख देते हैं तो 10 को 2 भी विभाजित करेगा, 5 भी विभाजित करेगा, तो ये संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो सकता है। तो फिर भी हम सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। हमें तो पता है ये यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा, पर सॉल्व कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, शुरुआत यहाँ से। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 और 2 से विभाजित होगी। ये भाषा थोड़ी सी आपको लिखना है। फिर 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 पावर n, 2 की घात 2 इसको लिख सकता हूँ, और 2n हो जाएगा 2 की पावर। तो अब यहाँ देखिए 4 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 है, 5 नहीं है। 4 की पावर n में केवल गुणनखंड क्या है, 2 है, 5 नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। बस यही आंसर है। तो ये अपनी भाषा एक बार आप रटिए। इसी को आप एक आपके बुक में दिया है 6 की पावर n, तो इसको भी बना सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। इफ़ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n were to end with the digit 0 then would be divisible by 5 and 2। ये जो 4 की पावर n है 5 और 2 से डिवाइड होगा, तभी end with digit 0 होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किससे डिवाइड होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 4 टू द पावर n क्या है, 4 की पावर n इक्वल 2 इंटू 2 की पावर n इसको लिखा, और 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 लिखा। पावर n है तो 2 की पावर n हो जाएगा, तो 2 की पावर 2n आया। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, अ 4n हैव ओनली प्राइम नंबर 2 नॉट 5। 2 आया, 5 नहीं आया है। तो सो देयर नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n इंड विथ डिजिट 0। ये आप वर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये रही कहानी, आपको ये एग्जाम्पल है, मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए अब हम HCF और LCM के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। जैसे HCF क्या है, HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, ये हम पूरा NCERT की नोट्स बना रहे हैं। आप भी चाहो तो ऐसे नोट्स बना सकते हो। हिंदी वाले हिंदी लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। HCF निकालने के लिए जिस भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे तो उसकी सबसे छोटी पावर को लिखना है, और दोनों में कॉमन भी होना चाहिए। यानी संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल है। इसको जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपको याद रखना है। LCM के लिए देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। और संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अब आप देखिए, आप अगर बुक से देखेंगे तो बुक में भी यही लिखा है। बुक की आप नोट्स में अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन कैसे करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं। ये बुक में देखिए जो चीज़ें यहाँ आपको मिल रही हैं, जैसे मुझे इक्वलेट्स के बारे में मिला, अंडरलाइन किया, फिर ये डिफिनीसन दी है, फिर यहाँ अर्थ गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पता चला तो इसमें अंडरलाइन किया। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, जो आपको मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से क्या लिखा है, गणित की आधारभूत प्रमेय, ये डिफिनीसन दी हुई है। और इससे खास बात, अब आपको जो मैं एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताया हूँ, ये देखिए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है ना, कार्ल फ्रेडरिक को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। इसमें कौन के समय के कौन, आर्किमिडीज और न्यूटन भी शामिल है, लेकिन इन्हें नहीं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। तो आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं और हिंदी मीडियम में भी। तो ये अब जो मैं समझाया तो ऑब्जेक्टिव के लिए,
डेफिनेशन याद रखना है। और ये देखिए फार्मूला, फिर क्या है, ये देखिए पूरा अंडरलाइन किया हूँ जो आपकी ज़रूरत का है। तो आप भी ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, बुक में अंडरलाइन हाइलाइटर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब चलिए, जैसे ये फार्मूला लिखा है तो इसको मैं अगर और फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँगा तो लिखूँगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल, आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी आप एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर, और लिख सकते हो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ऐसे भी फार्मूला आप बना सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं। इसको आप नोट्स, आप इसको रोक के इसको आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत का है तो इनको आप नोट करिए और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करिए। कोई भी टीचर इस तरह आप नोट्स बनाओगे तो उसे गलत नहीं कर सकता। कोई भी टीचर, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जो भी बोर्ड हो। अब चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है, तो मैं कुछ टॉपिक बता चुका हूँ। अब आज मेरा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जाम्पल पहले बताऊँगा। ये देखिए, एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन बताऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज मैं आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ। ये देखिए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें कैसे निकालना है और नोट्स कैसे बनानी है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 6 और 20 लिखा है, 6 और 20 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एक पैटर्न मैं बता रहा हूँ, उसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको 2 से कट करिए। तो 2 से कट करेंगे तो 6 को भाग देंगे 2 से तो 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार 20 को भी हम 2 से कट करेंगे। जैसे ही 2 से कट किया तो 2 1 कम 2 और ये 0। फिर 2 से भाग दिया 10 को तो 2 पंचे 10। एक्चुअल में इसको भाग दिया जा रहा है, ठीक है ना, डिवाइड आपसे बनना चाहिए तभी ये बन पाएगा। 5 को कट किया तो 1। तो इस 6 को फैक्टराइज़ किया तो 2 और 3 आया, और 20 को फैक्टराइज़ किया तो 2 2 और 5 आया। तो अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। मान लीजिए इसमें मैं लिख दूँ 6 बराबर क्या आया है, 2 × 3 आया है, और इधर क्या आया है 20 में क्या लिखा है, 2 को हम 2 × 5 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया है और 5 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2, 1 और 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 लिख दिया। अब 5 अकेला है तो 5 लिख दिया। अब यहाँ से देखिए प्रश्न को हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। जैसे एचसीएफ ऑफ 6 and 20, 6 and 20 का एचसीएफ हिंदी में लिख सकते हैं कि 6 और 20 का एचसीएफ। अब 2 में से एक ही लिखे, चाहे हिंदी का लिखे चाहे इंग्लिश। यहाँ देखिए, अब ये पैटर्न आपको सभी में फॉलो करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक फार्मूला बताया था, इन दोनों में देखिए ध्यान से कि ये जो वैल्यू लिखी है ये और ये, इसमें सबसे बड़ी पावर, इसको चाहो तो हम फिर से यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, यहाँ भी पावर 1 है। ऐसा आप बना लीजिए तो आसानी हो जाएगी। तो सबसे एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 2 तो दोनों में कॉमन है, और साथ में सबसे छोटी पावर किसकी है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो दोनों में छोटी पावर क्या है, 1। दोनों में छोटी पावर क्या है, 1। तो हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे एचसीएफ में 2 की पावर 1 इंटू।
अब चलिए अगला देखते हैं, क्या हमारे पास 3 और 5 है, तो 3 यहाँ है तो क्या दूसरे में 3 है, नहीं है, तो 3 तो कॉमन नहीं है, तो छोटी पावर से तो कोई मतलब नहीं है। 5 देखिए, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, कितना आ जाएगा, सिर्फ 2। HCF कितना आ जाएगा हमारा, 2। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 हिंदी में क्या लिखेंगे, 6 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इक्वल। तो अब ये जो 2 नंबर दिया है इसमें देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है, दोनों में 2 की पावर किसकी बड़ी है, तो 2 की पावर 2 की बड़ी है, ये हायर है, ज़्यादा है, तो हम इसको लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2। आई बात समझ में। अब चलिए अब यहाँ देखिए 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर तो है नहीं, लेकिन 3 की पावर तो 0 हो सकता है ना, तो 1 बड़ा होता है कि 0, तो 3 की पावर 1 बड़ा है, तो यानी इसमें अगर अकेला है तो वही नंबर आ जाएगा, तो 3 की पावर 1 इंटू यहाँ 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर नहीं है, फिर भी 5 की पावर 1 आएगा, क्योंकि 1 है, इसमें 5 की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 तो होगा, तो आ जाएगा 5 की पावर 1। तो ध्यान रखिए कि एलसीएम में दोनों में होना चाहिए और साथ में सबसे छोटी पावर होना चाहिए, लेना है। एलसीएम में किसी में भी हो, अगर दोनों में है तो बड़ी पावर लेना है, नहीं तो किसी में हो तो उसको लिख लेना है। ये एलसीएम और एचसीएफ एक ही तरीके से, एक फैक्टराइज से ही मैं एलसीएम भी निकाल रहा हूँ और एचसीएफ भी निकाल रहा हूँ, तो ऐसे ही आप नोट्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 2 यानी 4 आएगा, इंटू 3 आएगा, इंटू 5 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 में 5 का 12 पंचे 60, या फिर आप 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा, 20। 20 में से 0 को साइड करिए, 2 बचा, 2 में 3 का गुणा कर दीजिए, 6 आएगा, और ये 0। तो ये आपका आ गया है एलसीएम और एचसीएफ। इस तरह हम हर क्वेश्चन को यही पूरी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों को फैक्टराइज कर देना है यहाँ पे, फिर जो फैक्टराइजेशन आएगा, गुणनखंड आएगा, उसको लिख देना है, फिर लिखना है एचसीएफ एंड एलसीएम, और एचसीएफ 2, 6 और 20 का, एलसीएम 6 और 20 का। इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। तो अगला हमारा नंबर है, देखिए ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। ये देखिए एलसीएम भी लिखा है और एचसीएफ भी लिखा है, दोनों चीज़ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं, यहाँ लिखेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा है, ये है आपका 3, उदाहरण नंबर 3। तो चलिए सबसे पहले हम 96 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 96 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये किससे कैंसिल होगा, 2 से, 2 4 जा। अब यहाँ पे आप ध्यान से दें, 96 को 2 से डिवाइड कर, 2 चौके 8, 1 बचा और ये 16, तो 2 8 16। अगर आपसे यहाँ समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है तो इसको आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे 96 लिखा है, 96 को 2 से भाग दे दिए, 2 चौके 8, 1 आया है, 2 8 16, 2 8 16, तो ये आ गया आपका 8 बार गया तो 16 आ गया, तो 48 है, तो यहाँ 48 लिख लीजिए। अब फिर 2 से काटेंगे, तब ये तो आसान है, 2 आएगा और यहाँ 4, 2 और ये 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, ठीक, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटिए, 2 6, फिर 2 से कटेगा 3 और 3 1 कम 3। ये रहा आपका फैक्टराइज किसका, 96 का, ठीक है। अब उसी प्रकार हमें और किसका निकालना है, एक और क्या दिया था, 404 का। 404 का फैक्टराइज करते हैं। 2 से काटा तो 202, फिर 2 से काटा तो 101। अब कुछ नंबर ऐसी होती हैं जो प्राइम होती हैं, किसी से नहीं कटेगा, तो ये हमारी 101 किसी से नहीं कटेगी, या वही आएगी। तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ 96
इक्वल में क्या क्या आएगा बताएं। तो एक, पहले इसको पूरा लिख लो, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 404 को लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको पावर में अब जनरेट करते हैं, पावर में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5, 2 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। 3 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। इसके इक्वल में देखिए 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। और 101 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, ठीक है, पावर में 1 है। अब यहाँ से जैसा कि आपको मैं बताया हूँ, यहाँ से लिख सकते हैं कि HCF, आप देख रहे हैं ना, HCF ऑफ 96 एंड 404 इक्वल क्या हो जाएगा, HCF 96 और 404 का HCF हिंदी इंग्लिश आप अपने से लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसमें HCF में छोटी पावर 2 की पावर 2 लिखा है, यहाँ 2 की पावर 5 लिखा है, दोनों में 2 की पावर किसकी छोटी है, 2 की पावर 2 की, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर है ही नहीं है, 0 है, तो 3 आएगा भी नहीं। और यहाँ 101 है, तो 101 ऊपर नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4। अब इसी प्रकार 96 और 404 का LCM, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 यहाँ लिखा है, यहाँ 2 की पावर 5 लिखा है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 की पावर 5 बड़ा है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 है, तो बड़ा कौन है, 3 की पावर 1 है, क्योंकि अकेला है, 3 की पावर 1 इंटू यहाँ 101 आएगा, 101। अब इसको देखिए ध्यान से, 5 की पावर 5 यानी ये 32 है, क्या है ये 32, और ये 3, 5 2 को हम 5 बार लिख के गुणा करेंगे तो 32 आएगा, और ये 3 है, और ये 101 है। अब इसको आप गुणा कर लीजिए और जो आए उसको लिख दीजिए। गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने के लिए हम पहले 3 में इसका कर देते हैं, 32 में 3 का, देखिए 32 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिकाए 9, 96 है। अब यहाँ 96 में 101 का गुणा करेंगे। इसको आप रफ कॉपी में कहीं जाके साइड में करिए, जिस तरह मैं एक पेज में कर रहा हूँ तो आप रफ में कर सकते हैं। 1 का गुणा 96 से, तो 96 ही आ जाएगा, 1 6 आ गया, 9 आ गया, और ये 0 यहाँ, ठीक, 0 का गुणा। फिर अगले में हम करेंगे 1 का गुणा, तो ये 6 और 0 वाला हो गया, 6 और 9, तो कितना आ गया, 9696, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हो जाएगा 9696, ये हमारा क्या आ गया, LCM। तो ये LCM और HCF आपका आ गया। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए ध्यान से, ये 3 एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। 3 एग्जांपल में से एक एग्जाम में हर हाल में आता है, अक्सर आता है। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM है, HCF ज्ञात करना है। चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट समझा रहा हूँ। तो क्या क्या बोला गया, 6 का फैक्टराइज करिए यहाँ पे, और 72 का यहाँ पे फैक्टराइज करिए, और कितना है 120 का भी फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए। चलिए 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 3, 3 से कटा 1 आ गया। फिर यहाँ 2 से 72 को काटेंगे, 6 और 36, 72 आया, 36 आएगा, 2 3 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटा, 2 कम 2, 2 8 16, 16। फिर 2 से काटे, कितना आया 9 आया। फिर 2 से कट के, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब फिर 3 से कटते हैं तो 1, तो ये हमारा 72 का फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट 102 का देखते हैं,
तो ये 60 आएगा, 2 6 जा 12 और ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से 2 3 जा 6 और ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से 2 1 जा 2 5 जा 10 15। फिर 2 से नहीं कटेगा, 5 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 नहीं, अभी तो 3 से कट जाएगा, ये सॉरी 3 से कट जाएगा ना, ध्यान दीजिए। 3 5 जा 15 और ये 5 1। तो ये सारा पूरा डिस्क्राइब हुआ। अब हम इसको लिखते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। तो और दूसरा क्या है, 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 मिनट, हाँ 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 2, 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, ठीक है। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 3 बार 2 है, 2 गुणे 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5। अब यहाँ भी इक्वल लगाई। ये देखिए मैथ का एक प्रॉपर तरीका होता है, जो इस चीज़ को पकड़ के सॉल्व करेगा उसका बेहतरीन मैथ में क्या होता है कि इक्वल को आप सीधा लेके चलिए स्ट्रेट, तब आपकी मैथ थोड़ी अट्रैक्टिव अच्छी लगती है, काफ़ी भी अच्छी लगेगी देखने में। अदरवाइज़ आप इधर उधर सब लिख के सब कचड़ा कर देते हैं। तो चलिए अब आप देखते हैं, 2 कितनी बार है, 1 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार है। फिर अब 1 2 3, 2 कितनी बार है बताएं, 3 बार है। और 3 कितनी बार है, 2 बार है। फिर यहाँ देखिए 1 2 3, 2 कितनी बार है, 3 बार है। इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार है। 5 1 बार है। अब इसको हम लिख सकते हैं, आगे देखिए 6 72 और 120 का HCF ये कितना आ जाएगा, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो इनमें से 2 की पावर सबसे छोटी किसकी है, तो 2 की पावर सबसे छोटी किसकी है, 1 की है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1। HCF के लिए ध्यान रखना छोटी पावर लिखी जाती है, LCM के लिए बड़ी पावर। अब इसमें 3 क्या तीनों में है, बिल्कुल है, लेकिन 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, इसमें 3 की पावर 1 2, इसमें 1, तो 1 और 1 इसमें है, तो किसी को भी लिख लें, 3 की पावर 1। 5 इसमें अकेला है, इसमें नहीं है, तो 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अब लिखते हैं ये LCM। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो LCM कितना आ गया 6। अब अगला 6 72 और 120 का LCM। तो देखिए इनमें 2 की सबसे बड़ी पावर किसकी है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एक है, तो इसमें 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो LCM में सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, तो 2 की पावर 3 लिखना, ये कुछ नहीं है, ये है। अब 3 की पावर 2 इसमें बड़ी है, 3 की पावर 2 इसमें बड़ी है, और ये 5 अकेला है। इसको हल करते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना अब आप थोड़ा सा आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे, 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो आप चाहो तो इसको 2 की पावर 3 को कितनी बार लिख दें, 3 बार, तो ये हो जाएगा 8। और 3 की पावर 2 कितनी बार लिख दें, 9, और ये 5। 9 में 8, 9 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है। आप एक काम करो, 8 में 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। देखिए 8 कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। अब 40 का 0 अभी साइड कर दो, हम 4 का मल्टीप्लाई 9 से कर लेते हैं, 9 से, तो 9 चौको 36, तो ये देखिए मल्टीप्लाई आ गया। अदरवाइज़ आप 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72। फिर इसे 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, और ये 5 से 35 एक 36, इधर से भी 36 आया 360, इधर से भी 36। तो आप सोचिए कि कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई हमें पहले करना है।
कौन सा नंबर आसान हो जाएगा, ये अधिक आसान था कि ये। अब आप देखिए, जहाँ कहीं भी 2 मिल जाए और 5 मिल जाए तो पहले इनका मल्टीप्लाई करके इसको 0 बना दीजिए, बनाने का प्रयास करिए। यहाँ भी हम चाहते तो इस 2 को निकाल के यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 10 हो जाता, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ये कितना बचता 4, 9 चौको 36, और ये 360 आ जाता। तो ये रहा एक एग्जाम्पल। तो इस चैप्टर का इस पहले एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ से एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बनाएं, फिर उसके बाद सॉल्व करें।